हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान यूनिट रासायनिक बलगतिकी में प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे और उसके लिए जो हम लोग समाकलित वेग समीकरण भी देखेंगे। तो आज ये सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे वो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। हेडिंग लगाएंगे हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग जानेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया। हमने पिछले वीडियो में शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ी थी, आप जाके हमारा पिछला लास्ट वीडियो देख सकते हैं। और आज हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, कोई भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करता हो या किसी एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता हो, किसी एक अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो हमारी होती है वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करता हो। देखिए हम लोग लिखेंगे, साथ में लिखते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता की अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करता है। अर्थात अभिक्रिया का वेग किसी एक अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता हो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जो हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है वो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग किसी एक अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता हो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। मान लीजिए हमारी कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट है R और प्रोडक्ट है P। तो इसके लिए अगर हम लोग वेग नियम लगाएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो हो जाएगा R बराबर K और अभिकारक की सांद्रता की घात 1।
यानी कि किस पर निर्भर करेगी, अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो अगर एग्जाम्पल हम लोग ले लें एथिलीन, क्या ले लें C2H4, और इसमें एडिशन करा दें हाइड्रोजन का, योगात्मक अभिक्रिया करा दें, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा C2H6 बन जाएगा। और इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए अगर हम लोग वेग नियम लगाएं तो R बराबर K, और क्योंकि ये अभिक्रिया प्रथम कोट की है तो किसकी सांद्रता पर, किसी एक अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करेगी। यहाँ पर ये जो अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा वो एथिलीन की सांद्रता की घात 1 पर निर्भर करेगा। दूसरा और एग्जांपल इसका अगर देखें तो जो हमारा आपका होता है क्या, रेडियम, क्या होता है रेडियम, रेडियोएक्टिव तत्व है रेडियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 88 और द्रव्यमान संख्या होती है इसकी 226। क्या होती है 226। तो इसका जब रेडियो एक्टिव विघटन होता है, इसका जब रेडियो एक्टिव विघटन होता है तो इसमें एक अल्फा कण निकलता है जिसको हम लोग हीलियम बोलते हैं, 2He4। हीलियम का परमाणु भार है, द्रव्यमान संख्या 4 होती है, परमाणु क्रमांक कितना होता है 2। और जो बनेगा रेडियम के विघटन से वो बनता है रेडान, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 86 और द्रव्यमान संख्या होती है 224। कितनी होती है 224, नहीं 224 नहीं 222 हो जाएगी, क्योंकि द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आएगी। ठीक है 222, और परमाणु क्रमांक में कितना आता है कमी 2, क्योंकि देखो हीलियम निकलता है तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, 2 की कमी हो जाएगी, और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाएगी। इधर देखो परमाणु क्रमांक 88 था तो 86 तो 88, इधर परमाणु क्रमांक 26 था तो 222 और 4 226। ठीक है। और भी अगर इसका एक एग्जांपल देखें, अच्छा इसके लिए अगर हम लोग वेग नियम लगाएं तो R बराबर क्या हो जाएगा K, और ये किसकी सांद्रता की घात पर निर्भर करेगा, रेडियम की, किस पर करेगा, रेडियम पर, और घात 1। अगर इसका और एग्जांपल हम चाहें, दूसरा एग्जांपल अगर इसका देखें लिख करके हम एग्जांपल, एक और इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो जो N2O5 होता है हमारा, इसका जब विघटन होगा तो यहां से जो हमें बनेगा वो 2NO2 प्राप्त होगा प्लस हाफ O2 प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन इधर 5 है, 2 4 और 1 5, नाइट्रोजन 2 थे, नाइट्रोजन 2। तो इसमें भी अगर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियम लगाएंगे तो R बराबर के किसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा अभिक्रिया का वेग, N2O5 की घात 1 पर। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी ये सारे आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, ये सब एग्जाम्पल जो आपके हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के हैं, और जिनमें अभिक्रिया का वेग केवल और केवल किसी एक अभिकारक की अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है या अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करता है। तो ऐसी सारी रासायनिक अभिक्रिया हमारी जो है प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण जो है का व्यंजक प्राप्त करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। अब हम लोग देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। प्रथम कोटि की प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण देखेंगे, जो हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसके लिए समाकलित वेग समीकरण क्या आएगी। तो आप देखेंगे अगर हमारी कोई जनरल रिएक्शन है, रिएक्टेंट बना रहा है क्या, प्रोडक्ट, क्या बना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, विकारक से उत्पाद बनना है, जिसके लिए अगर हम लोग क्या लगाएंगे, अभिक्रिया का वेग क्या लिखेंगे, माइनस dR/dt, और इसी अभिक्रिया का वेग ही किसका होता है, वेग स्थिरांक के बराबर होता है। तो R बराबर के, और किसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा, अभिकारक की
सांता की प्रथम घात पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो अब यहां से क्या कर लेंगे, यहां पर देखेंगे कि अब ये r वाला टर्म इधर ले आएंगे, dt को उधर ले जाएंगे, तो यहां पर ये बन जाएगा dr अपॉन r, ये हो जाएगा माइनस के dt। क्या हो जाएगा, माइनस के dt। अब इसका जो है समाकलन करेंगे। ठीक है, दोनों ओर समाकलन को जो है इंटीग्रेशन बोलते हैं। दोनों ओर समाकलन करने पर तो जो बायो के स्टूडेंट है वो याद रखेंगे, जब भी डी आर अपान आर का इंटीग्रेशन या समाकलन किया जाता है तो इसका जो समाकलन या इंटीग्रेशन आता है वो आता है एल एन आर। क्या आता है, एल एन आर। एल एन क्या है, नेचुरल लॉग है। एल एन क्या है, नेचुरल लॉग है। इसको आगे चल के भी जब डेरिवेशन करेंगे तो वहां पर इसको लॉग के बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो डी आर अपान आर का जो है इंटीग्रेशन आएगा एल एन आर, नेचुरल लॉग आर। एल एन है, ठीक है, आपका एल एन क्या है, नेचुरल लॉग। माइनस के डी टी का हमने आपको शून्यकोटि में भी बताया था, याद रखेंगे इसका, माइनस के टी और प्लस क्या होता है, आई। माइनस के डी टी का जो इंटीग्रेशन आता है वो याद रखेंगे, माइनस के टी प्लस आई। जहां हमने बताया था आई क्या होता है, समाकलन स्थिरांक होता है। क्या होता है, आई समाकलन स्थिरांक। अब यहाँ पर देखेंगे यदि क्या हो, यदि r बराबर क्या हो, r0, यदि क्या हो, r बराबर r0 और क्या हो, तथा t बराबर क्या हो, 0, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो अगर t बराबर 0 हो तो ये चीजें समीकरण 1 में जो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, ln r की जगह पर क्या हो जाएगा, r0 बराबर माइनस t वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि t क्या है, शून्य है, प्लस आई। ये तो टर्म शून्य हो जाएगा, यहां से बचेगा ln r0 बराबर आई। अब यही i का मान जो हम लोग समीकरण 1 में लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे i का मान समीकरण 1 में, i का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब i का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो समीकरण 1 हमारी क्या है, ln क्या है, ln r बराबर माइनस के टी और i की जगह पर क्या रख देंगे, प्लस ln r0। ठीक है, अब क्या करेंगे, के टी को इधर ले आएंगे तो यहां से देखेंगे अब क्या प्राप्त होगा, के टी बराबर देखो माइनस के टी है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा और एल एन आर इधर आ जाएगा माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा के टी एल एन r0 माइनस एल एन आर। ठीक है, यहां से देखिएगा के टी को इधर ले आएंगे तो एल एन आर इधर चलाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा, के टी एल एन प्रारंभिक सांता जो आपकी r0 है और अपान में क्या हो जाएगा, अंतिम सांता r। ठीक है, यहाँ से ये लॉग का नियम आप जानते होंगे कि जब लॉग m माइनस लॉग n होता है तो उसको हम m अपान n के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे ln को अगर हम हटाएंगे, नेचुरल लॉग को अगर हमको हटाना होता है तो एक कांस्टेंट आता है 2.303 लॉग बेस 10 आ जाएगा अगर हम ln को हटाएंगे। यहाँ से देखेंगे के टी क्या हो जाएगा, के टी बराबर 2.303 और लॉग बेस क्या हो जाएगा, 10, और ये हो जाएगी आपकी प्रारंभिक सांता बटे अंतिम सांता। ठीक है, जब भी ln हटाएंगे, नेचुरल लॉग को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है 2.303 लॉग बेस 10। अब t को इधर ले आएंगे तो यहां से बन जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन t लॉग बेस 10 प्रारंभिक सांता बटे अंतिम सांता। ठीक है, और यदि क्या कर लें इसमें,
यदि प्रारंभिक सांद्रता जो R0 है क्या है, अगर A है तो अंतिम सांद्रता R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर A माइनस एक्स हो जाएगा। ये चीज जो इस समीकरण में अगर रख देंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, K बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 और जो प्रारंभिक सांद्रता उसी जगह पर रख देंगे A और अंतिम सांद्रता रख देंगे A माइनस एक्स। ये जो है हमको यहाँ पर प्रथम कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण प्राप्त हो जाएगी। K बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे इस तरह से हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करते हैं। सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम देखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। अब देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए लक्षण देखेंगे क्या होते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लक्षण। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लक्षण, पहला लक्षण तो यही होगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग नियम है R बराबर क्या होता है K और किसकी सांद्रता पर, अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करता है। क्या रहता है पहला लक्षण, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करता है। दूसरा जो इसका विशेषता है लक्षण रहेगा, क्या रहेगा, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता व अंतिम सांद्रता अंतिम सांद्रता में निम्न संबंध होता है। क्या संबंध होता है, अभी हम लोगों ने समाकलित वेग समीकरण निकाली थी, क्या संबंध था, K बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 और क्या था, प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता। ये रिलेशन था अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता के मध्य। तीसरा लक्षण क्या लिख देंगे, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जो है विलक्षण जो है लिखिए विलक्षण, तो तीसरा लक्षण लिख देंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता n गुना करने पर अभिक्रिया का वेग भी n गुना हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे। किसी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अगर हम अभिकारक की सांद्रता 2 गुनी करेंगे तो अभिक्रिया का वेग भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कि जितना सांद्रता बढ़ाएंगे उतना अभिक्रिया का वेग भी जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला इसका लक्षण देखेंगे, चौथा पॉइंट क्या इसमें लक्षण में लिख सकते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया
अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है, कभी पूर्ण नहीं होती है। ये बात याद रखेंगे। जबकि जब हम लोगों ने शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ा था तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती थी, सदैव पूर्ण हो जाती थी। लेकिन जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है वो कभी भी पूर्ण नहीं होती है। ठीक है, और अगला पॉइंट देखेंगे, प्रथम कोटि की प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा अर्धायु के मध्य संबंध, अर्धायु के मध्य संबंध क्या संबंध होता है वो देखेंगे। के बराबर क्या होता है, 0.0693 अपॉन रहता है टी हाफ अर्धायु काल। ठीक है, ये संबंध, ये रिलेशन होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक और अर्धायु काल के बीच। और अगला जो है पॉइंट एक और लिख देंगे लक्षण में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो आर होता है, आर का मात्रक यानी अभिक्रिया का वेग जो होता है, आर या अभिक्रिया की जो दर होती है का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। जबकि जो आपका वेग स्थिरांक के होता है, जबकि वेग स्थिरांक के का मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है। इतने सारे अगर आप लक्षण लिख देंगे तो आपका काम जो है बोर्ड एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, तो वेग स्थिरांक के का मात्रक क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, सेकेंड इनवर्स होता है। जबकि आर का मात्रक अभिक्रिया के वेग का या अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये सारे जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण है। ये सारे लक्षण प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है प्रदर्शित करती है। जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद छोटा सा टॉपिक है वो भी इसी के साथ पढ़ लेंगे, अभिक्रिया की अर्धायु काल। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। देखेंगे अभिक्रिया का अर्धायु काल। अभिक्रिया का अर्धायु काल, अभिक्रिया का अर्धायु काल, इसको टी हाफ या फिर टी 50 से दिखाते हैं। ठीक है, अभिक्रिया का अर्धायु काल। देखिए अभिक्रिया का जो अर्धायु काल होता है, अर्धायु काल मतलब होता है आधा समय। मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया जितने समय में अपनी प्रारंभिक सांद्रता की क्या रह जाती है, आधी रह जाती है, तो उतने सांद्रता को आधी होने में जो समय लगा होगा वह अभिक्रिया का कहलाता है अर्धायु काल। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जितने समय में अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, आधी पूर्ण हो जाती है, तो वह समय जो होता है उस अभिक्रिया का क्या कहलाता है, अर्धायु काल कहलाता है। इसमें लिख लेंगे, जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया, जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया
जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी पूर्ण हो जाती है या आधी रह जाती है, आधी पूर्ण हो जाती है, वह समय अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है। अर्धायुकाल कहलाता है। इसे T12 या T50 से प्रदर्शित करते हैं। इसे T12 या T50 से प्रदर्शित करते हैं। आप देखिए इसका डेरिवेशन कैसे आएगा। यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता मतलब R0 कितनी है, A है। क्या है? प्रारंभिक सांद्रता R0 है यानी कि A है। ठीक है, तो अर्ध आयु के बाद सांद्रता कितनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी, यानी कि R0/2, यानी कि अगर प्रारंभिक सांद्रता A थी तो A का कितना रह जाएगा, A/2 रह जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र क्या है, K बराबर 2.303 अपॉन में T log बेस 10 और प्रारंभिक सांद्रता बटे क्या होता है, अंतिम सांद्रता। तो ये R0 जो प्रारंभिक सांद्रता थी इसकी जगह पर A रख देंगे और जो अंतिम सांद्रता थी उसकी जगह पर क्या रख देंगे, A/2 रख देंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, K बराबर 2.303 अपॉन T log बेस 10। R0 कितना है, A है, अपॉन में A/2 हो जाएगा। A से कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से बचेगा K बराबर 2.303 अपॉन में T और log बेस 10 जो होगा ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और log 2 का मान आप सभी को पता है कितना होता है, यहाँ पर log 2 का मान रख देंगे तो K बराबर 2.303 अपॉन में क्या रहेगा, T और log 2 का मान कितना होता है, 0.30 और 10। ठीक है, 0.3010। और जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो अभिक्रिया का अर्धायुकाल है यहाँ पर देखेंगे T12 चलेगा। ये क्या चलेगा, T12, क्योंकि अभिक्रिया का आधी मात्रा जो है रह गई है तो यहाँ पर T खाली नहीं लेंगे, T12 लेंगे। ठीक है, तो ये भी T12 ही रहेगा यहाँ पर। और ये जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 और 0.3010 का तो आएगा 0.693 अपॉन T12 या T50। यही जो है अभिक्रिया की अर्धायुकाल और वेग स्थिरांक के मध्य क्या होता है, संबंध होता
है। ठीक है, तो इस तरह से अवक्रिया का अर्धायु काल से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इससे न्यूमेरिकल भी लगते हैं सीधे सीधे फॉर्मूले से। तो हमने आपको आज प्रथम कोटि की अवक्रिया पढ़ाई, प्रथम कोटि की अवक्रिया के एग्जाम्पल बताए, समाकलित वेग समीकरण बताई, प्रथम कोटि की अवक्रिया के लक्षण बताए और अर्धायु काल बताया। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपके लिए बिल्कुल रामबाण है। बोर्ड में हर बार प्रथम कोटि की अवक्रिया से प्रश्न पूछा जाता है। अभी इसके आगे न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे। सभी लोग ईमानदारी से वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।